हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू गेटवे क्लासेस। माय नेम इज सचिन और मैं आपको पढ़ा रहा हूँ बीटेक मैकेनिकल थर्ड सेमेस्टर का एक सब्जेक्ट जिसका नाम है मटेरियल इंजीनियरिंग। तो ये यूनिट 1 का आज लेक्चर थर्ड होने वाला है, जिसमें हम बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की, जो कि होने वाले हैं डिसलोकेशन स्ट्रेंथनिंग मैकेनिज्म और डिसलोकेशन स्ट्रेंथनिंग मैकेनिज्म के टाइप्स के बारे में बात करेंगे और फिर बात करेंगे स्लिप सिस्टम के बारे में। तो ये 3 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हम कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला टॉपिक है डिसलोकेशन स्ट्रेंथनिंग मैकेनिज्म। तो ये टॉपिक पूरा हमारा डिसलोकेशन पर डिपेंड करता है कि अगर किसी क्रिस्टल स्ट्रक्चर में हम डिसलोकेशन की मूवमेंट को रेस्ट्रिक्ट कर ले तो हम उस मटेरियल की स्ट्रेंथ को इंक्रीज कर सकते हैं। तो बेसिकली डिसलोकेशन एक टाइप के डिफेक्ट होते हैं, जो कि मैं पिछले लेक्चर में आपको कवर करा चुका हूँ। तो डिसलोकेशन 2 टाइप के होते हैं, एक होता है एज डिसलोकेशन और दूसरा होता है स्क्रू डिसलोकेशन। और इन्हीं दोनों डिसलोकेशन की वजह से हमारे क्रिस्टल स्ट्रक्चर में प्लास्टिक डिफॉर्मेशन होता है। अगर हम किसी मटेरियल के क्रिस्टल स्ट्रक्चर में होने वाले डिसलोकेशन मोशन को अगर हम इंपीड कर ले या फिर रोक ले तो हम उस मटेरियल को हार्ड और स्ट्रॉन्गर बना सकते हैं। चलिए चलते आगे। अगला पॉइंट हमारा कि जितने भी हमारे मटेरियल में डिसलोकेशन होते हैं उनको सभी को एलिमिनेट करना पॉसिबल नहीं होता है। इसीलिए हम कुछ डिसलोकेशन को कुछ मैकेनिज्म के द्वारा हम कंट्रोल कर सकते हैं, रोक सकते हैं, जिससे हमारे मटेरियल की स्ट्रेंथ इंप्रूव हो सकती है और साथ ही साथ में हमारा मटेरियल स्ट्रॉन्ग बन सकता है। तो बात करेंगे आगे कि इस डिसलोकेशन मोशन के कुछ बैरियर्स होते हैं। वो कौन से बैरियर्स होते हैं, उन्हीं के जरिए हम कुछ मैकेनिज्म को क्रिएट करते हैं। देखते हैं। अ डिसलोकेशन कैन नॉट मूव ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ द ऑब्स्टेकल्स सच एज। तो कुछ ऑब्स्टेकल्स ऐसे होते हैं जिनकी वजह से जो डिसलोकेशन होने वाली है किसी भी मटेरियल के क्रिस्टल स्ट्रक्चर में वो हमारी रुक जाती है, ठीक है, या मूव नहीं हो पाती है। तो ये होंगे हमारे डिसलोकेशन नोड्स, प्रिसिपिटेट्स, ग्रेन बाउंड्रीज और सेकंड फेज पार्टिकल्स। तो ये सभी टॉपिक मैं आपको डिफेक्ट में कवर करा चुका हूँ। तो इन्हीं की वजह से क्या होता है, जो हमारी डिसलोकेशन है वो मूव नहीं हो पाती है आगे, और जिसकी वजह से हमारा मटेरियल में होने वाला प्लास्टिक डिफॉर्मेशन भी रुक सकता है। तो जितना कम से कम मटेरियल में प्लास्टिक डिफॉर्मेशन होता है उतना ही मटेरियल स्ट्रॉन्ग बन जाता है। तो ये जितने भी मैंने ऑब्स्टेकल्स बताए हैं, ये चारों ऑब्स्टेकल्स या तो किसी भी मटेरियल में अकेले वर्क करते हैं या फिर इनका कॉम्बिनेशन भी वर्क करता है, ठीक है। तो ये हो गए आपके डिसलोकेशन के मोशन को रोकने वाले बैरियर्स कुछ। अब चलते हैं अगले टॉपिक की ओर। तो अब हम बात करेंगे कुछ मेन डिसलोकेशन स्ट्रेंथनिंग मैकेनिज्म के बारे में, जिसमें हमारा पहला होगा वर्क हार्डनिंग, जिसको हम स्ट्रेन हार्डनिंग भी कहते हैं। तो ये लाइन तो आपको सब में मिलेगी। इट इज़ अ प्रोसेस, ये एक प्रोसेस है या मैकेनिज्म है दैट इंक्रीज द स्ट्रेंथ एंड हार्डनेस ऑफ द मटेरियल। तो इस प्रोसेस से हम मटेरियल की स्ट्रेंथ और हार्डनेस को इंप्रूव करते हैं, इंक्रीज करते हैं। तो ये प्रोसेस हमारा तब वर्क करता है जब किसी मटेरियल में प्लास्टिक डिफॉर्मेशन होता है। तो जब किसी मेटल में हम स्ट्रेस अप्लाई करते हैं तो वहाँ पर हमें मेटल में प्लास्टिक डिफॉर्मेशन देखने को मिलता है। उस प्लास्टिक डिफॉर्मेशन की वजह से जो डिसलोकेशंस होती है क्रिस्टल लैटिस में वो मल्टीप्लाई हो जाती है और साथ ही साथ में एंटेंगल हो जाती है, उलझ जाती है, ठीक है। तो जिसकी वजह से जो डिसलोकेशन का मूवमेंट होने वाला था वो रुक जाता है या फिर डिफिकल्ट हो जाता है, जिसकी वजह से मटेरियल को और ज़्यादा डिफॉर्मिंग होने के लिए या और ज़्यादा प्लास्टिक डिफॉर्मेशन होने के लिए ज़्यादा अप्लाइड स्ट्रेस की जरूरत पड़ती है, जिससे मेटल की जो स्ट्रेंथ है वो बढ़ जाती है। लेकिन साथ ही साथ में जो मेटल की फ्लेक्सिबिलिटी है वो डिक्रीज हो जाती है। एक मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूं कि मान लीजिए हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है या फिर एक मेटल है जो कि आयरन या स्टील का बना हुआ है। उस पर हम फोर्जिंग ऑपरेशन करते हैं या फिर मान लीजिए हैमरिंग ऑपरेशन करते हैं। तो हैमर से हम उसको कंप्रेस करते हैं, ठीक है। तो कंप्रेस होने के बाद ये क्या होगी, इसकी शेप जो है वो चेंज हो जाएगी, ठीक है। शेप चेंज होकर मान लीजिए पहले एक ये क्यू की शेप में था, अब ये एक रेक्टेंगल की शेप में बन गया है। जो इसकी हाइट थी पहले से कम हो गई है। तो हैमर करने से इसमें एक प्लास्टिक डिफॉर्मेशन हुआ और प्लास्टिक डिफॉर्मेशन होने के बाद इसकी शेप चेंज हो जाती है, जिसकी वजह से जो इस मेटल में डिसलोकेशन थे वो मल्टीप्लाई हो गए और एंटेंगल हो गए, उलझ गए आपस में, ठीक है। जिसकी वजह से क्या होगा, अब इसे फर्दर प्लास्टिक डिफॉर्मेशन करने के लिए हमें ज़्यादा स्ट्रेस की जरूरत पड़ेगी। तो हम कह सकते हैं कि ये जो नया मटेरियल हमारा बनकर तैयार हुआ है ये इसकी स्ट्रेंथ पहले वाले से ज़्यादा है, क्योंकि इसको प्लास्टिक डिफॉर्म करने के लिए ज़्यादा स्ट्रेस या ज़्यादा फोर्स की जरूरत पड़ेगी। तो इसी पूरे प्रोसेस को बोलते हैं वर्क हार्डनिंग। तो अब एक बार देखते हैं इसका एक एसएस कर्व जिसे हम बोलते हैं स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व। तो इस ये जो कर्व है स्ट्रेस और स्ट्रेन के बीच में कर्व है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं 2 मटेरियल की बात कर रहा हूँ। मटेरियल सेम है लेकिन पहले मटेरियल पर जब वर्क हार्डनिंग या स्ट्रेन हार्डनिंग हुई तो वो सेकंड मटेरियल बन गया। तो ये बिफोर वर्क हार्डनिंग और ये आफ्टर वर्क हार्डनिंग का कर्व है। तो बिफोर वर्क हार्डनिंग वाला जो हमारा मटेरियल है वो आप देख सकते हैं कि कम स्ट्रेस पर भी प्लास्टिक डिफॉर्म होने लग जाता है। ये जो पॉइंट है इसे बोलते हैं यील्ड स्ट्रेंथ। तो यील्ड स्ट्रेंथ वो स्ट्रेंथ होती है जहां से हमारा मटेरियल प्लास्टिक डिफॉर्म होने लग जाता है। लेकिन जब हम उस मटेरियल पर वर्क हार्डनिंग करा देते हैं तो आपको जैसे दिख रहा होगा कि यहाँ पर जो यील्ड स्ट्रेंथ है वो पहले से ज़्यादा बन गई है, ठीक है।
तो कह सकते हैं कि हमारा जो मटेरियल है उसकी स्ट्रेंथ इंप्रूव हो चुकी है। तो यही सब कुछ मैंने समझाया है इसमें। तो बात करते हैं अब इसकी एप्लीकेशन के बारे में। तो स्ट्रेन हार्डनिंग जो होती है वो हमारे मेटल वर्किंग प्रोसेस में होती है यूज़, जैसे कि हमारे कोल्ड रोलिंग में होगी, ड्राइंग में होगी, फोर्जिंग में होगी, ठीक है, जिससे हमारी मटेरियल की स्ट्रेंथ इंप्रूव हो सकती है। बात करते हैं इसके एग्जाम्पल के बारे में कि जब स्टील को हम कोल्ड वर्कड कराते हैं, ठीक है, या फिर कह सकते हैं कि रूम टेम्परेचर पर डिफॉर्म्ड कराते हैं, तो उसकी डिसलोकेशन डेंसिटी हमारी बढ़ जाती है, ठीक है, जिसकी वजह से मटेरियल की स्ट्रेंथ भी इंप्रूव हो जाती है, लेकिन साथ ही साथ में उसकी डक्टिलिटी भी कम हो जाती है एज कम्पेयर टू इट्स एनील्ड स्टेट। एनील्ड स्टेट वो स्टेट होती है जो हमारी इस ग्राफ में शो हुई थी पहले वाली, बिफोर वर्क हार्डनिंग वाली, ठीक है। तो ये इसका एग्जाम्पल है। तो चलिए अब चलते हैं अगले स्ट्रेंथिंग मैकेनिज्म की ओर। अगला हमारा मैकेनिज्म है ग्रेन बाउंड्री स्ट्रेंथनिंग मैकेनिज्म। इस प्रोसेस को हम ग्रेन रिफाइनमेंट स्ट्रेंथनिंग भी कहते हैं, ठीक है। ये एक मैकेनिज्म है जिसको यूज़ करके हम पॉलीक्रिस्टलाइन मटेरियल, सारे मटेरियल जो होते हैं पॉलीक्रिस्टलाइन मतलब मेटल्स की बात कर रहे हैं, तो उनकी हम स्ट्रेंथ को इंप्रूव कर सकते हैं। और वो कैसे करते हैं? नंबर ऑफ ग्रेन बाउंड्रीज को इंक्रीज करके, ठीक है। और ये इंक्रीज कैसे होगी? अगर हम ग्रेन साइज का जो ग्रेन का जो साइज है उसको हम रिड्यूस कर दे तो टोटल नंबर ऑफ ग्रेन बाउंड्रीज हमारी जो वो बढ़ जाती है। जो ग्रेन बाउंड्रीज होती है वो एक बैरियर की तरह काम करती है डिसलोकेशन मोशन के लिए। तो जो डिसलोकेशन होती है या फिर प्लास्टिक डिफॉर्मेशन होती है उसको रोकने का हमारी ग्रेन बाउंड्रीज करती है। तो जितनी ज़्यादा से ज़्यादा ग्रेन बाउंड्रीज होगी उतनी कम से कम डिसलोकेशन होगी, उतना कम से कम प्लास्टिक डिफॉर्मेशन होगा और हमारी मटेरियल की स्ट्रेंथ इंप्रूव हो जाएगी। तो हम ग्रेन साइज की रिफाइनिंग से या फिर कह सकते हैं ग्रेन साइज को रिड्यूस करके हम मटेरियल की स्ट्रेंथ को इंप्रूव कर सकते हैं। चलते आगे। तो अगला हमारा होल पैच इफेक्ट। तो होल पैच रिलेशनशिप जो होती है, जो कि ये रही होल पैच रिएक्शन भी इसको बोलते हैं, इक्वेशन भी बोलते हैं, ठीक है। ये हमारे डिस्क्राइब करती है कि कैसे ग्रेन साइज को डिक्रीज करके हम किसी भी मटेरियल की यील्ड स्ट्रेंथ को बढ़ा सकते हैं। तो यहाँ पर ये एक फॉर्मूला है, इसको आप याद कर सकते हैं। सिग्मा वाई इज इक्वल टू सिग्मा जीरो प्लस के वाई डी टू द पावर माइनस 1/2। तो जैसे कि आप देख सकते हैं इसमें जो डी है, डायमीटर ऑफ ग्रेन साइज जो है वो रेसिप्रोकल में है। तो अगर उसकी वैल्यू बढ़ती है तो हमारी स्ट्रेंथ कम हो जाएगी, लेकिन अगर उसकी वैल्यू घटती है तो इसका मतलब हमारे ग्रेन साइज की जो डायमीटर है वो घट रही है और उसके साथ ही हमारा जो यील्ड स्ट्रेंथ है वो बढ़ रहा है। तो जो यील्ड स्ट्रेंथ होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है 1/d⁻½ के। तो जैसे जैसे हमारी ग्रेन साइज की डायमीटर बढ़ेगी तो हमारा यील्ड स्ट्रेंथ घटेगी, ठीक है, और उसका वाइस वर्सा भी पॉसिबल है। तो यहाँ पे सिग्मा वाई जो है हमारा यील्ड स्ट्रेस है, वो स्ट्रेस जब किसी भी मेटल में प्लास्टिक डिफॉर्मेशन होना स्टार्ट हो जाता है, जो कि मैंने एसएस कर्व में बताया आपको, ठीक है। तो उसकी वैल्यू होती है सिग्मा वाई। यहाँ पर सिग्मा जीरो एक मटेरियल कांस्टेंट है, ठीक है, जो कि अलग अलग मटेरियल के लिए अलग अलग होता है। तो हम ये कह सकते हैं कि सिग्मा जीरो जो है वो स्टार्टिंग स्ट्रेस है, जहाँ से हमारी जो डिसलोकेशन होती है उसकी मूवमेंट होना स्टार्ट होती है, ठीक है। यहाँ पर के वाई जो है वो मटेरियल कांस्टेंट है या फिर होल पैच कोफिशिएंट भी से बोलते हैं, और डी जो है हमारा एवरेज ग्रेन डायमीटर है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा होल पैच इफेक्ट। चलो आप चलते हैं अगले टॉपिक की ओर। तो हम ये देखेंगे ग्रेन रिफाइनमेंट, मतलब कि जो ग्रेन का जो साइज होता है उसको हम किस किस प्रोसेस से या टेक्निक से हम कंट्रोल कर सकते हैं। तो यहाँ पर होती है कूलिंग। कूलिंग से हम ग्रेन साइज को हम कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। रिक्रिस्टलाइजेशन कर सकते हैं हम क्रिस्टल का, या फिर मैकेनिकल वर्किंग, कुछ मैकेनिकल वर्किंग से भी हम ग्रेन साइज को रिड्यूस कर सकते हैं। बात करते हैं एग्जाम्पल की। तो अगर हम किसी मेटल को हाई टेम्परेचर पर जाकर डिफॉर्म करें और जब वो डिफॉर्म हो जाए तो तभी हम क्या करें, तुरंत एकदम कूलिंग कर दे या रैपिड कूलिंग कर दे, जिससे हमारे जो ग्रेन साइज होते हैं उनका डायमीटर कम हो जाता है और वो फाइनर ग्रेन्स बन जाते हैं। तो ये हमारी होती है ग्रेन बाउंड्री स्ट्रेंथनिंग मैकेनिज्म। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। अगला हमारा सॉलिड सॉल्यूशन स्ट्रेंथनिंग। इट इज़ अ मेथड ऑफ इंक्रीजिंग द स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल। ये भी एक मेथड है जिससे हम मटेरियल की स्ट्रेंथ को इंप्रूव कर सकते हैं। और वो किस तरीके से करेंगे कि जो हमारा होस्ट मेटल होता है, मेन मेटल होता है, उसको हम सोलवेंट कहते हैं। अगर हम उसमें कुछ इंप्योरिटी एटम्स ऐड कर दें जिसको हम सोल्यूट बोलेंगे, तो हमारा एक सॉलिड सॉल्यूशन क्रिएट होगा जिसकी स्ट्रेंथ हमारे होस्ट मेटल से ज़्यादा होगी। तो जब ये सोल्यूट एटम्स हमारे होस्ट मेटल में एंटर करते हैं, जिसकी वजह से जो हमारा होस्ट मेटल का क्रिस्टल लैटिस है वो चेंज हो जाता है, डिस्टॉर्ट हो जाता है, ठीक है। तो वहाँ पर एक स्ट्रेस फील्ड क्रिएट हो जाती है जिसकी वजह से जो डिसलोकेशन की मोशन थी उसमें कमी आ जाती है, ठीक है। और हमारा जो न्यू मटेरियल है, जो सॉलिड सॉल्यूशन है, उसकी स्ट्रेंथ होस्ट मेटल से ज़्यादा हो जाएगी। तो फाइनली हम क्या कर रहे हैं, डिसलोकेशन की जो मूवमेंट है उसको हम रोक रहे हैं। तो यहाँ पर भी क्या हुआ, हमारा मटेरियल स्ट्रॉन्ग बन गया और पहले से ज़्यादा हार्ड बन गया। तो सॉलिड सॉल्यूशन हमारे दो टाइप के होते हैं। तो पहला होता है सब्स्टिट्यूशनल सॉलिड सॉल्यूशन, दूसरा होगा हमारा इंटरस्टिशियल सॉलिड सॉल्यूशन। तो सब्स्टिट्यूशनल सॉलिड सॉल्यूशन में जो सोल्यूट एटम होता है वो होस्ट एटम को या फिर पूरे क्रिस्टल लैटिस में से किसी एक होस्ट एटम को रिप्लेस कर देता है। और ये ज़्यादातर कब होता है, जब हमारा जो सोल्यूट एटम है वो सोलवेंट एटम के साइज से काफ़ी ज़्यादा कम हो। जैसे कि ब्रास में, ठीक है, क्या होता है कि हमारा होस्ट मेटल जो हो गया वो कॉपर हो गया और जो हमारा
सोल्यूट हो गया वो जिंक हो गया, ठीक है। तो जिंक का जो एटम है वो कॉपर के एक एटम को डिस्प्लेस कर देगा, रिप्लेस कर देगा और एक नया मटेरियल बनाएगा जो कि जिसकी स्ट्रेंथ पहले से ज़्यादा होगी, ठीक है। अगला है हमारा इंटरस्टिशियल सॉलिड सॉल्यूशन। तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर सोल्यूट एटम जो होता है वो हमारे होस्ट एटम को रिप्लेस नहीं करता है, ठीक है। वो उस लैटिस स्ट्रक्चर में कहीं बीच में एक जगह को ऑक्यूपाई कर लेता है। और ये कब होता है, दिस अकर्स व्हेन सोल्यूट एटम्स आर मच स्मॉलर देन सोलवेंट एटम, ठीक है। तो सब्स्टिट्यूशन एटम में, सब्स्टिट्यूशन सॉल्यूशन में क्या था कि जो हमारा सोल्यूट एटम होता है वो सोलवेंट से छोटा होता है, लेकिन यहाँ पर क्या होता है कि ये सोल्यूट एटम सोलवेंट एटम से बहुत ज़्यादा छोटा होता है, ठीक है। तो ये हमारा प्रोसेस जो देखने को मिलता है वो स्टील में मिलता है। यहाँ पर हमारा जो कार्बन एटम होता है जो कि हमारा एक सोल्यूट एटम है वो हमारे होस्ट एटम में सॉरी जो कार्बन एटम होता है वो आयरन के क्रिस्टल स्ट्रक्चर में किसी एक जगह को ऑक्यूपाई कर लेता है, ठीक है। तो ये हो गया इंटरस्टिशियल सॉलिड सॉल्यूशन। तो यहाँ पर मैंने दोनों को बताया हुआ है एक फिगर से, सब्स्टिट्यूशन सॉलिड सॉल्यूशन और इंटरस्टिशियल सॉलिड सॉल्यूशन। तो यहाँ पर क्या हुआ सब्स्टिट्यूशन में कि हमारा जो सोल्यूट एटम था उसने एक होस्ट एटम को हटाया और उसकी जगह ले ली, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ इंटरस्टिशियल में, उसने सोल्यूट एटम ने किसी भी होस्ट एटम की जगह नहीं ली बल्कि होस्ट एटम के बीच में कोई जगह देखी और वहाँ जाके ऑक्यूपाई हो गया, ठीक है। तो ये होता है इन दोनों के बीच में डिफरेंस, ठीक है। तो ये होगा हमारा सॉलिड सॉल्यूशन स्ट्रेंथनिंग। बात करते हैं अब इसके एग्जाम्पल के बारे में। तो जो ब्रास होता है और ब्रोंज होता है, ठीक है, ये दोनों हमारे सॉलिड सॉल्यूशन स्ट्रेंथनिंग से बनते हैं, ठीक है। तो ये दोनों हमारे एलॉय होते हैं। और जो ब्रोंज हमारा होता है वो कॉपर और टिन से मिलकर बनता है, जहाँ पर टिन एक सोल्यूट मटेरियल है और कॉपर हमारा होस्ट मटेरियल है। वही ब्रास में जो मेन मटेरियल या होस्ट मटेरियल होता है वो कॉपर होता है और जो सोल्यूट होता है वो जिंक होता है, ठीक है। यहाँ पर 12% और यहाँ पर 34% जैसे कि आप देख पा रहे हो, ठीक है। तो चलिए ये हो गया हमारा सॉलिड सॉल्यूशन स्ट्रेंथनिंग। अब बात करते हैं अगली स्ट्रेंथनिंग के बारे में। अगली हमारी स्ट्रेंथनिंग है प्रिसिपिटेशन स्ट्रेंथनिंग, जिसे हम एज हार्डनिंग भी कहते हैं और इसे हम पार्टिकल हार्डनिंग भी कहते हैं। इस प्रोसेस में हम हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस का यूज करते हैं जिसकी वजह से हम मटेरियल की स्ट्रेंथ को इंप्रूव कर सकते हैं। तो इस हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस से क्या होता है, हमारे क्रिस्टल लैटिस में या फिर होस्ट मेटल में प्रिसिपिटेट्स फॉर्म हो जाते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से जो डिसलोकेशन होने वाला है वो आसानी से नहीं होता है, ठीक है। तो ये जो प्रिसिपिटेट्स होते हैं वो एक ऑब्स्टैकल्स की तरह काम करते हैं डिसलोकेशन मोशन के लिए, ठीक है। तो अगर डिसलोकेशन मोशन कम हो जाएगा तो हम कह सकते हैं कि वहाँ पर प्लास्टिक डिफॉर्मेशन भी कम हो गया। ये मेथड हमारा स्टील में, एल्यूमिनियम एलॉय में और निकल बेस्ड एलॉय में यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो इसके कुछ स्टेप्स होते हैं प्रिसिपिटेशन हार्डनिंग के, जो कि पहला है सॉल्यूशन हीट ट्रीटमेंट, दूसरा है क्वेंचिंग और तीसरा है प्रिसिपिटेशन हीटिंग ट्रीटमेंट, जिसे हम एजिंग भी कहते हैं। तो यहाँ पर आप ग्राफ में देख पा रहे होंगे कि मान लीजिए कोई एक मेटल है वो रूम टेम्परेचर पर अवेलेबल है, ठीक है। अब हम उसकी सॉल्यूशन हीट ट्रीटिंग करेंगे, मतलब हम उसका जो टेम्परेचर है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज करेंगे, ठीक है, और उसे एकदम से कूल कर देंगे, रैपिड कूलिंग कर देंगे, उसी को हम क्वेंचिंग कहते हैं। तो जब वो मेटल कूल हो जाएगा तो उसके बाद हम उसका टेम्परेचर फिर से बढ़ाएंगे, ठीक है। और लेकिन ये जो टेम्परेचर है वो पहले जितने टेम्परेचर हमने इंक्रीज करा था उतना नहीं करते, उससे कम ही रहने देते हैं, ठीक है। तो जब ये टेम्परेचर हम फिर से बढ़ाएंगे तो उसके बाद हम उसकी स्लो कूलिंग करेंगे, तो इसी को हम एजिंग कहते हैं। तो हमने जो हमारे पास सॉलिड सॉल्यूशन था उसकी हमने हीट ट्रीटिंग करी, ठीक है, उसके बाद इसे रैपिड कूल कर दिया, फिर वापस से टेम्परेचर को इंक्रीज करा और उसकी धीरे धीरे कूलिंग करी। तो इससे जो क्या होता है, हमारे होस्ट मेटल में प्रिसिपिटेट क्रिएट हो जाते हैं, फॉर्म हो जाते हैं, जो कि डिसलोकेशन के मोशन को रोकते हैं और मेटल में प्लास्टिक डिफॉर्मेशन जो होने वाला था वो इतनी आसानी से नहीं होता है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि अगर प्लास्टिक डिफॉर्मेशन आसानी से नहीं हो रहा है तो मटेरियल की जो स्ट्रेंथ है वो ऑलरेडी इंक्रीज हो चुकी है। चलते आगे, अगला हमारा टाइप है डिस्पर्जन स्ट्रेंथनिंग। अगर हम किसी सॉफ्टवेयर मैट्रिक्स या सॉफ्टवेयर मटेरियल में कोई हार्ड, स्टेबल और नॉन शेयरेबल पार्टिकल को यूनिफॉर्मली डिस्पर्स कर देते हैं या फिर कह सकते हैं कि समान रूप से फैला देते हैं सॉफ्टवेयर मैट्रिक्स में ये वाले मटेरियल, तो हाँ तब भी हम मटेरियल की जो स्ट्रेंथ है वो हम इंप्रूव कर सकते हैं और इसी मैकेनिज्म को बोलते हैं हम डिस्पर्जन स्ट्रेंथनिंग। और ये मटेरियल ज़्यादातर क्या होते हैं, ऑक्साइड होते हैं या फिर पार्टिकल के कार्बाइड होते हैं। ये टेक्निक हमारी पाउडर मेटलर्जी में यूज़ होती है। तो ये जो हमारे डिस्पर्स पार्टिकल है ये हमारे एक फिजिकल बैरियर की तरह काम करते हैं, जिससे जो हमारी डिसलोकेशन मोशन है, जो डिसलोकेशन मूवमेंट है वो रुक जाती है, ठीक है। तो अगर और ज़्यादा डिसलोकेशन का मूवमेंट हमें चाहिए तो उसके लिए जो स्ट्रेस रिक्वायर्ड होगा वो पहले से ज़्यादा हमें चाहिए होगा, वरना उसमें फर्दर डिफॉर्मेशन नहीं होने वाली है। तो इन डिस्पर्स पार्टिकल की वजह से क्या होता है, जो हमारी डिसलोकेशंस होती है जो कि होने वाली होती है तो उन पार्टिकल के चारों ओर रुक जाती है आगे, या फिर ये कह सकते हैं कि उन पार्टिकल पर आकर वो पाइल अप हो जाती है, ढेर हो जाती है, खत्म हो जाती है, जिसकी वजह से जो प्लास्टिक डिफॉर्मेशन हो जाता है वो मोर डिफिकल्ट हो जाता है। बात करते हैं इसके एग्जाम्पल की, तो Ma956 एक फेरेटिक स्टील एलॉय है जिसके पास एक स्मॉल यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ऑक्साइड पार्टिकल होता है जिसको इट्रिया भी कहते हैं, Y2O3 जिसका फॉर्मूला होता है
जिससे ये स्टील एलॉय बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथफुल बन जाता है। ठीक है, तो इसकी स्ट्रेंथ इतनी ज़्यादा होती है कि इसको हम फर्नेस कंपोनेंट में यूज़ करते हैं, गैस टरबाइन के पार्ट्स में यूज़ करते हैं, और न्यूक्लियर रिएक्टर के स्ट्रक्चर में भी हम इसको यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ये हो गए हमारे टाइप्स। चलिए चलते हैं अगले टॉपिक की ओर। अगला हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है स्लिप सिस्टम। तो स्लिप सिस्टम रेफर्स टू द कॉम्बिनेशन ऑफ स्लिप प्लेन एंड स्लिप डायरेक्शन। तो स्लिप सिस्टम हमारा स्लिप प्लेन और स्लिप डायरेक्शन के कॉम्बिनेशन को कहते हैं। along which dislocation motion occurs in a crystal lattice during plastic deformation। तो क्रिस्टल लैटिस में जब हमारी प्लास्टिक डिफॉर्मेशन हो रही होती है तो वो हो रही होती है हमारी डिसलोकेशन मोशन की वजह से, और इसी डिसलोकेशन मोशन को हम स्लिप कहते हैं। और ये डिसलोकेशन मोशन जिस प्लेन पर अकर होगी उसको हम स्लिप प्लेन कहेंगे, और जिस डायरेक्शन में होगी उसको हम स्लिप डायरेक्शन कहेंगे। चलते आगे। व्हेन एन एक्सटर्नल स्ट्रेस इज अप्लाइड टू अ मटेरियल, जब हम कोई सी मटेरियल पर कोई बाहर से हम स्ट्रेस अप्लाई करते हैं तो जो हमारी डिसलोकेशन मूव करती है वो उसी प्लेन पर और उसी डायरेक्शन में मूव करेगी जहां पर हमारी एटॉमिक बॉन्डिंग सबसे ज़्यादा वीक होती है। और दूसरा पॉइंट भी लिख देता हूं कि जहां पर हमारी एटॉमिक डेंसिटी सबसे ज़्यादा होती है। तो किसी भी क्रिस्टल में प्लास्टिक डिफॉर्मेशन होने की जो एबिलिटी होती है वो डिपेंड करती है कि उस सिस्टम में उस क्रिस्टल में कितने ज़्यादा स्लिप सिस्टम मौजूद है और वो स्लिप सिस्टम कितने ज़्यादा एक्टिव है। तो यहाँ पर बात करेंगे हम कंपोनेंट्स के बारे में, जो कि हम डिटेल में पढ़ेंगे कि स्लिप सिस्टम के तीन कंपोनेंट होते हैं। एक होता है स्लिप प्लेन, मेन तो दो ही होते हैं। ठीक है, तीसरे से हम उसके मैग्नीट्यूड डायरेक्शन का पता लगाते हैं। तो पहला होता है स्लिप प्लेन, दूसरा होता है स्लिप डायरेक्शन, और तीसरा होता है बर्गर्स वेक्टर। तो स्लिप प्लेन हमारा एक प्लेन होता है क्रिस्टल में जहां पर डिसलोकेशन मोशन जो होती है वो आसानी से हो जाए। ठीक है, जिस प्लेन में डिसलोकेशन मोशन आसानी से हो जाए उसी प्लेन को हम स्लिप प्लेन कहते हैं। इस स्लिप प्लेन में हाईएस्ट एटॉमिक डेंसिटी होती है और इसी को हम क्लोजेस्ट पैक्ड प्लेन भी कहते हैं, क्योंकि इस प्लेन में ज़्यादा से ज़्यादा एटम्स मौजूद होते हैं, इसलिए इसको हम क्लोज पैक्ड प्लेन भी कहते हैं। अगला हमारा होता है स्लिप डायरेक्शन। तो स्लिप डायरेक्शन एक क्रिस्टलोग्राफिक डायरेक्शन है विद इन दिस स्लिप प्लेन। स्लिप प्लेन के अंदर जिस डायरेक्शन में हमारी डिसलोकेशन मूव करती है उसी डायरेक्शन को हम स्लिप डायरेक्शन कहते हैं। ठीक है, इट इज द डायरेक्शन अलोंग विच एटम्स आर मोस्ट क्लोजली पैक्ड। तो इसी डायरेक्शन में हमारे एटम्स मोस्ट क्लोजली पैक्ड होते हैं या फिर हाईली डेंसिटी वाले होते हैं। बात करेंगे बर्गर्स वेक्टर। इट इज अ वेक्टर दैट डिफाइंस द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द लैटिस डिस्टोर्शन कॉज्ड बाय अ डिसलोकेशन। तो लैटिस में हमारा कितना डिस्टोर्शन हो रहा है, एटम्स हमारे डिसलोकेशन की वजह से कितना मूव कर रहे हैं, उसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन हम बर्गर वेक्टर से फाइंड करते हैं। ठीक है, इट इज पैरेलल टू द स्लिप डायरेक्शन इन द केस ऑफ एज डिसलोकेशन। तो डिसलोकेशन भी दो टाइप की होती है, मैंने आपको पहले पढ़ा चुका हूं। तो एज डिसलोकेशन में जो स्लिप डायरेक्शन होती है उसी के पैरेलल हमारा बर्गर वेक्टर वर्क करता है, और बर्गर वेक्टर हमारे स्क्रू डिसलोकेशन में परपेंडिकुलर होता है। ठीक है, डिसलोकेशन के। चलिए चलते आगे। अगला हमारा स्लिप अलोंग क्लोज्ड पैक्ड डायरेक्शन। तो मैं इसमें बताऊंगा कि क्यों हमारी जो स्लिप प्लेन होते हैं या फिर जो स्लिप होती है या फिर डिसलोकेशन होती है वो हाई डेंसिटी वाले एरिया में ही क्यों होती है। ठीक है, यहाँ पर जो बर्गर वेक्टर ये आपको शो हो रहा है, बर्गर वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो हमारे डायमीटर, ये मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, बर्गर्स वेक्टर जो इक्वल होता है वो डायमीटर होता है एटम्स के। तो पहला जो मैंने फिगर बताया हुआ है वो एक क्लोज्ड पैक्ड प्लेन है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको दो रो दिखाई दे रही होगी, एक अपर रो और एक डाउन रो ऑफ एटम्स। ठीक है, तो यहाँ पर आपको डायरेक्शन ऑफ फोर्स या डायरेक्शन ऑफ स्ट्रेस भी दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, तो जब हम ऊपर वाली रो में और नीचे वाली रो में स्ट्रेस अप्लाई करते हैं तो ये जो ऊपर वाली रो है इसमें 1 2 3 4 रोमन में, और नीचे वाली में 1 2 3 4 मैंने इंग्लिश अल्फाबेटिकल में लिख दिए हैं, सॉरी न्यूमेरिकल में लिख दिए हैं। तो यहाँ पर जब फोर्स अप्लाई होगी तो ये जो पहले वाला जो एटम है वो चलकर यहाँ आ जाएगा अगली वाली पोजीशन में, चलकर अगली वाली पोजीशन में आ जाएगा। ठीक है, तो ये जब फाइनल डिसलोकेशन हो जाएगी तो ये कुछ इस तरीके से दिखाई देगी। ठीक है, तो यहाँ पर जो ऊपर वाला पहला वाला जो एटम था वो कितना मूव करा, वो मूव करा डायमीटर ऑफ एटम के। ठीक है, तो यहाँ पर जो बर्गर वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होगा वो हमारे डी के इक्वल होगा। ठीक है, वही जो एनर्जी रिक्वायर्ड हुई इस डिसलोकेशन के लिए, तो डिसलोकेशन के लिए एनर्जी की भी जरूरत पड़ेगी, तो वो प्रोपोर्शनल होती है हमारे बर्गर वेक्टर के स्क्वायर के। ठीक है, तो बर्गर वेक्टर के मैग्नीट्यूड के स्क्वायर के, बर्गर वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड आया वो कितना आया, डी आया, और यहाँ पर अगर इसका हम स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा डी स्क्वायर। तो यहाँ पर एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसकी हो गई, डी स्क्वायर के। वही अगर मैं दूसरा एग्जाम्पल लेता हूँ, ये क्लोजली पैक्ड नहीं है। ठीक है, तो ये कह सकते हैं नॉन क्लोजली पैक्ड, ये प्लेन है। ठीक है, तो जब यहाँ पर स्ट्रेस अप्लाई होगी, ठीक है, तो क्या होगा, ये ऊपर वाला जो एटम है जो रोमन में दिया है 1 नंबर, ये उछलकर यहाँ आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए इसमें मूवमेंट कितना हुआ, इतना मूवमेंट हुआ। ठीक है, और ये मूवमेंट किसके इक्वल है, √2 डी के इक्वल होगा। तो यहाँ पर बर्गर वेक्टर का मैग्नीट्यूड जो आया वो √2 डी आया। तो अब एक बात बताओ, √2 डी मूवमेंट होने के लिए हमें एनर्जी क्या ज़्यादा जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो जैसे कि आप देख पा रहे हो कि यहाँ पर एनर्जी
किसके प्रोपोर्शनल थी, बर्गर वेक्टर के मैग्नीट्यूड के स्क्वायर के, ठीक है। तो अगर यहाँ पर √2d रखेंगे तो इसकी वैल्यू आएगी 2d², तो जो कि d² से डबल है, ठीक है। तो हमने ये देखा कि अगर हम क्लोजली पैक्ड प्लेन में डिसलोकेशन करवाते हैं, ठीक है, तो उसके लिए एनर्जी की कम जरूरत पड़ रही है। वही अगर नॉन क्लोजली पैक्ड है हमारा कोई प्लेन, तो वहां पर हमें ज़्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ रही है। इसलिए डिसलोकेशन जो आसानी से होती है या पहले होती है वो क्लोजली पैक्ड प्लेन में हो जाती है। या फिर ये कह सकते हैं कि हाईली डेंसिटी वाले एटम्स के आसपास ही हमारी, या हाईली डेंसिटी एटम वाले प्लेन में ही हमारी डिसलोकेशन होती है, और उसी प्लेन में हमारा क्या होगा, प्लास्टिक डिफॉर्मेशन होगा। तो जिस मेटल में जितने ज़्यादा क्लोज्ड पैक्ड प्लेन होते हैं उनकी उतनी ही ज़्यादा डक्टिलिटी होती है, ठीक है। जो कि एफसीसी में कॉपर, एल्यूमिनियम, ये सब जो आते हैं इनकी जो डक्टिलिटी होती है वो बाकी और मेटल से ज़्यादा होती है, और साथ में हमारे मेलेबिलिटी भी ज़्यादा ही होती है डिसलोकेशन की वजह से, ठीक है। तो यहाँ पर जो एफसीसी में हमारे क्लोजली पैक्ड जो प्लेन्स होते हैं, ठीक है, वो हमारे होते हैं टोटल जो स्लिप सिस्टम होते हैं वो होते हैं 12। तो अब हम टेबल के बारे में बात करेंगे, चलिए चलते हैं। ये एक टेबल है जहाँ पर मैंने बीसीसी, एफसीसी और एचसीपी के अलग अलग स्लिप सिस्टम के बारे में बताया है, ठीक है। वैसे इसका कोई डिटेल में कोई क्वेश्चन नहीं आने वाला है, ये भी मैं ज़्यादा से ज़्यादा मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। बाकी और अगर किसी आपको एग्जाम में, गेट के एग्जाम में जरूरत पड़ेगी तो वहाँ भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो बीसीसी में जो स्लिप प्लेन की जो फैमिली होती है वो 110 से हम डिनोट करते हैं, स्लिप डायरेक्शन की हम 111 से डिनोट करते हैं, ठीक है। और यहाँ पर ध्यान दीजिए कि यहाँ पर जो जो ब्रैकेट है वो दोनों में अलग अलग है, ठीक है। यहाँ पर हमारे करली ब्रैकेट है और यहाँ पर डायरेक्शनल ब्रैकेट होता है ये, ठीक है। तो बीसीसी में नंबर ऑफ स्लिप प्लेन्स होते हैं 6 और स्लिप डायरेक्शन होती है 2, तो इसलिए इनकी मल्टीप्लाई जो जब करेंगे तो हमारे टोटल नंबर ऑफ स्लिप सिस्टम्स आते हैं 12, ठीक है। तो ये आपको इस फिगर में दिख रहा होगा कि यहाँ पर एक क्यूब में जो प्लेन है ये हमारा क्लोजली पैक्ड प्लेन है, ठीक है, या हाई डेंसिटी वाला है, ठीक है। तो जो कि जैसे कि आप क्यूब में मैंने बीसीसी, एफसीसी और एससीपी मैंने सब बताया है, तो यहाँ पर क्या होंगे, 2 एटम यहाँ होंगे, 2 यहाँ होंगे और एक बीच में होगा। तो अब आप ही बताइए कि इस प्लेन में कितने एटम है, इस प्लेन में 5 एटम है। तो यहाँ इस बीसीसी स्ट्रक्चर में कोई और ऐसा प्लेन नहीं हो सकता जिसमें 5 से ज़्यादा एटम हो, ठीक है। तो ये क्या हो गया, हाई डेंसिटी वाला प्लेन हो गया, ठीक है। तो इसी प्लेन में हमारी डिसलोकेशन होती है, ठीक है, और प्लास्टिक डिफॉर्मेशन भी इसी डायरेक्शन में होता है। इसके एग्जाम्पल है अल्फा, एफई, मोलिब्डेनम और टंगस्टन। एफसीसी में स्लिप प्लेन की फैमिली 111 से हम डिनोट करते हैं, स्लिप डायरेक्शन 110 से डिनोट करते हैं। यहाँ पर हमारे जो नंबर ऑफ स्लिप प्लेन 4 है, नंबर ऑफ स्लिप डायरेक्शन हमारी 3 है, तो इनके मल्टीप्लाई करके हमें नंबर ऑफ स्लिप सिस्टम में मिल जाते हैं 12, ठीक है। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ये जो ब्लू कलर में दिख रहा है ये हमारा क्या है, क्लोजली पैक्ड प्लेन है, ठीक है। तो इसके एग्जाम्पल है एल्यूमिनियम, कॉपर, गामा, एफई और एनआई। बाकी बात करते हैं एससीपी के बारे में, तो एससीपी में जो स्लिप प्लेन की फैमिली होती है 0001 से इसे डिनोट करते हैं और स्लिप डायरेक्शन की 1120 से डिनोट करते हैं। तो यहाँ पर नंबर ऑफ स्लिप प्लेन, स्लिप सिस्टम कितने हो गए, 3। क्यों, क्योंकि नंबर ऑफ स्लिप प्लेन यहाँ पर 1 है और नंबर ऑफ स्लिप डायरेक्शन 3 है, इनकी मल्टीप्लाई करके 3 आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर एचसीपी में यही वो प्लेन होता है जो कि हाईली डेंसिटी एटम वाला होता है, क्योंकि यहाँ पर 6 हमारे एटम्स होते हैं, ठीक है। बीसीसी में हमारे 5 होते हैं और एफसीसी में, तो एफसीसी हमारे कितने हो गए, 1 2 3 और 3 हमारे हो जाएंगे फेस के कॉर्नर पे, फेस के सेंटर पे, तो टोटल यहाँ पर भी होते हैं 6, ठीक है। तो एचसीपी का एग्जांपल हमारा CD, MG, अल्फा, TI और ZN, ठीक है। तो ये हो गया हमारा एक टेबल जिसमें मैंने बीसीसी, एफसीसी और एचसीपी के स्लिप सिस्टम के बारे में बताया, ठीक है। तो ये हो गया हमारा आज का लेक्चर।